रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल को किस प्रकार प्रोड्यूस किया, या उन्होंने अल्फा पार्टिकल का ही चुनाव क्यों किया, अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने गोल्ड मेटल की फॉइल ही क्यों बनाई। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं हमारे रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल से जुड़े हुए हैं, जिनके आंसर आपको आपके बुक्स में कई बार आपको नहीं मिलते हैं, कुछ सोर्स बढ़ाने में आपको आंसर्स मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग का जो मॉडल है, जिसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल भी कहते हैं, या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का मॉडल भी कहते हैं, उस मॉडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज अपन लोग हमारे इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले आपको एक स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, जिस डायग्राम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट एक्सप्लेन किए हुए हैं, यानी कि एक्सप्लेन तो क्या किए हैं, वो केवल शो किए हुए हैं। उसे एक बार गौर से देख लीजिए। उन्हीं सारे कंपोनेंट्स को मैं वन बाय वन यहाँ पर मैं मेंशन करने वाला हूँ। तो देखो, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है कि कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो देखो, नंबर 1 पर है आपका रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल सोर्स होता है आपका। दूसरा होता है आपका, उसमें लेड ब्रिक्स लगे हुए होते हैं, लेड की ईंटें लगी हुई होती है, ठीक इस प्रकार आपकी। और नेक्स्ट जो टारगेट होता है वो आपका गोल्ड फॉइल होता है, आपका सोने की पतरी होता है आपका। नेक्स्ट है मूवेबल डिटेक्टर होता है आपका, जो आपका डिटेक्टर यहाँ लगा हुआ है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और एक माइक्रोस्कोप लगा हुआ होता है, वो भी अगर साथ में डिटेक्टर के साथ में मूव कर सकता है। ये हमारे क्या है, जो उसके कंपोनेंट है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि असल में अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल का रोल क्या है, या अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो देखो, ए पार्टिकल हैव 2 यूनिट चार्ज, यानी कि ऐसा पार्टिकल जिसके पास में 2 यूनिट आवेश हो, चार्ज हो, जिसे 2e कह सकते हो, एंड इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, और वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या डबल आयोनाइज्ड, या फिर डबल आयोनाइज कह सकते हो आप किसको, हीलियम एटम। हीलियम एटम को 2 बार आयोनाइज आप कर दोगे, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से निकाल दोगे तो वो डबल आयोनाइज हो जाएगा, यानी कि डबल आयोनाइज हीलियम एटम या न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ये 3 आंसर मैं बता रहा हूं आपको। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम होता है, या न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम होता है, या फिर 2 यूनिट चार्ज ऑफ ए जो है वो एटम होता है। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि हमको अल्फा पार्टिकल के बारे में पता है, तो मैं आपको बता दूं, जिस समय गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वो ड्यूरेशन था लगभग 1907 से लेकर के 1912 का समय था। उस वक्त अल्फा पार्टिकल को लेकर के बहुत सारी क्यूरी बनी हुई थी। जो स्थिति अल्फा पार्टिकल की आज हमारे सामने पिक्चर क्लियर है, वैसी पिक्चर उस टाइम क्लियर नहीं थी। उस टाइम केवल इसको एक न्यूक्लियस से निकलने वाला या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाला एक चार्ज पार्टिकल मानते थे, जिसका मास है वो आपके जस्ट 4 होता था, किसके, हाइड्रोजन के मास के, और इन चार्ज में जस्ट क्या होता था, ट्वाइस, यानी कि डबल होता था। तो आपको पता लग गया होगा अल्फा पार्टिकल क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है आपका, मतलब थर्ड क्वेश्चन जो अराइज होता है वो क्या होता है, हाउ प्रोड्यूस अल्फा पार्टिकल। हमारे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को किस प्रकार से प्रोड्यूस किया। ये कहना बहुत आसान है कि अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया, लेकिन क्वेश्चन उठता है अल्फा पार्टिकल किस प्रकार प्रोड्यूस किया गया, उसकी मैकेनिक्स क्या रही उसकी। तो हमने आंसर लिखा है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सर्टेन हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, रेडियम या बिस्मिथ। इस प्रकार के जो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो उस समय यानी कि 1907 के आसपास जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे, उन एलिमेंट के डिसइंटीग्रेशन यानी कि उनके स्वतः ही विखंडन द्वारा कुछ पार्टिकल निकलते हैं। जरूरी नहीं उसमें अल्फा पार्टिकल निकले, इन डिसइंटीग्रेशन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से उस प्रकार के डिसइंटीग्रेशन का चुनाव किया गया जो अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। तो देखो, आपको तीनों डिस्क्रिप्शन आपको मैंने दिखे हैं, इन तीनों से अल्फा पार्टिकल का प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे सेफ जो प्रोडक्शन होता है वो केवल बिस्मिथ एटम से किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है, विल बी डेंजर, और आपका जो ये सेकंड है ये भी रेडियो एक्टिव होता है, और लास्ट जो बिस्मिथ है इसके डिसइंटीग्रेशन द्वारा हमारे अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट में जो है वो अल्फा पार्टिकल
प्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जो अल्फा पार्टिकल आपने प्रोड्यूस किया, यूज किया, वो किस प्रकार की काइनेटिक एनर्जी का यूज किया। तो देखो, सबसे अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, लेकिन हमने जो काइनेटिक एनर्जी का जो सिलेक्शन किया वो किया 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसी एनर्जी का हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को सिलेक्शन किया। अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है आपका वाई लेड ब्रिक्स आर यूज। आपने भी डायग्राम देखा था आपने, उसके अंदर लेड ब्रिक इस प्रकार लगी हुई थी दोनों। ठीक है, तो उन्होंने लेड ब्रिक का यूज क्यों किया, उन ईंटों का यूज क्यों किया, है ना। आपका जो लेड मतलब आपका जो है आपका पीबी जो होता है आपका, तो आंसर क्या है कि अल्फा पार्टिकल आफ्टर प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। यानी कि जब वो अपने सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो वो सभी डायरेक्शन में जाएगा, सुबह के सभी डायरेक्शन में जाएगा वो। और ड्यू टू डाइफ्रैक्शन, और किसकी वजह से डाइफ्रैक्शन होगा, कब, जब वो उस सोर्स, यानी मान लिया कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आपका रखा हुआ है, वो स्वतः ही डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और उसके छोटे से होल में से आपके अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो उस होल से जब अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो डाइफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, सभी दिशाओं में वो फैलेंगे वो। लेकिन हमें सभी दिशाओं में फैलने वाले अल्फा पार्टिकल नहीं चाहिए थे, है ना। फिर है टू कीप अल्फा पार्टिकल बीम इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि उस अल्फा पार्टिकल की बीम को जो उस सोर्स के पॉइंट से निकलने के बाद फैल रही थी उसको सीधा रखने के लिए, है ना, टू स्ट्रेट, है ना। या कोलिमेट अल्फा पार्टिकल बीम वी यूज ए लेड ब्रिक दैट एब्जॉर्ब अल्फा पार्टिकल ऑफ डायरेक्शन। यानी कि केवल अगर ब्रिक्स के बीच में आपने डिस्टेंस यूं डाल दिया आपने अगर, तो क्या होगा कि यहां पर टकराने वाले अल्फा पार्टिकल और यहां पर टकराने वाले अल्फा पार्टिकल, लेड जो एटम होता है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। केवल इस डायरेक्शन में जाने वाले जो पार्टिकल होंगे अल्फा पार्टिकल वही अलाउ किए जाएंगे, और वो भी वहां पे डबल लेड जो है वो ब्रिक्स लगाई गई थी ताकि वो अच्छी तरीके से वो क्या होगा, स्ट्रेट डायरेक्शन में हो जाए। तो आपको पता लग गया होगा कि लेड की ब्रिक्स उस एक्सपेरिमेंट में क्यों यूज की गई थी, किस लिए, अल्फा पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में सेंड करने के लिए। नेक्स्ट है आपका इफ वी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझसे सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने पूछा था ये क्वेश्चन, और कई साल तक बार बार अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है मुझे ये क्वेश्चन रिपीट करके पूछते हैं। ये क्वेश्चन है कि इफ वी नो दैट अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस। देखो, जब अपन ने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को अपन ने परफॉर्म किया तो अपन ने क्या बोला था कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। तो हमने तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि वो अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो इसका मतलब अगर हमें पता था कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस का हीलियम होता है, सॉरी हीलियम का जो डबल आयनाइज जो होता है वो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। तो फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने की कहाँ आवश्यकता पड़ी, जब हमें पता था ऑलरेडी, तो डिस्कवरी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका आंसर है असल में आपका कि उस समय हमें नहीं पता था कि ये न्यूक्लियस इसका है। हम तो केवल, मैंने कहा था ना आपसे, ये 1907 का समय था जब हमें नहीं पता था कि ये डबल आयनाइज हीलियम होता है। ये तो हमें बाद में इस चीज के बारे में हम लोगों को पता लगा। तो ये क्वेश्चन है कि इफ वी नो दैट अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम देन व्हाई क्रेडिट रदरफोर्ड फॉर डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। यानी कि जब आपको अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है, ये आपको पता था, अगर जब आपको यही पता था कि न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, तो फिर रदरफोर्ड को इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट क्यों दिया गया। तो इसका आंसर क्या है कि दैट टाइम, यानी 1907 के आसपास का जो समय था, अल्फा पार्टिकल इज कंसिडर एज ए सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ 2 यूनिट चार्ज। यानी कि 2 यूनिट चार्ज का सब एटॉमिक पार्टिकल ही कंसिडर किया जाता था उस वक्त। इसको हीलियम का आयोनाइजेशन और न्यूक्लियस का जो शब्द है वो नहीं दिया गया था। चार्ज एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता था। ठीक है, यही इसकी पहचान थी उस समय। इसलिए अल्फा पार्टिकल को जो है उस वक्त एज ए न्यूक्लियस कंसिडर नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वाई रदरफोर्ड यूज गोल्ड फॉइल। ये भी बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का ही क्यों यूज किया। तो देखो, उसकी बहुत सारी वजह हैं, जिसमें मैंने 3 वजह मैंने यहाँ पर लिखी है। पहली वजह हमारी क्या है कि रदरफोर्ड वांट सिंगल एटम लेयर एट ए टारगेट फॉर अल्फा पार्टिकल। यानी कि वो रदरफोर्ड ये चाहते थे कि जब अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलने के बाद में जब टारगेट पे जाए तो वो टारगेट को एक एटम ही मानना चाहते थे, लेकिन एक एटम जो है वो वहां पर प्रस्तुत करना नामुमकिन मानो एक तरह से। तो उन्होंने कहा कि
किस धातु का यूज किया जाए, किस मेटल को चुना जाए जो मेटल एज पॉसिबल एज उसको पतला से पतला उसे बनाया जा सके। और वो कितना पतला बनाया जा सके उसके लिए उन्होंने लिखा है कि टारगेट शुड बी है ना, लास्ट वाला, ठीक है, थिकनेस ऑफ टारगेट मेटल शुड बी नियरली 10⁻⁻7 मीटर या 0.1 माइक्रोन एंड ओनली सेलेक्टिव एलिमेंट आर एलिजिबल। यानी कि वो जिस प्रकार से टारगेट को डिजाइन किया था, वो टारगेट कितना पतला होना चाहिए था, वो 0.1 माइक्रोन का होना चाहिए था। इस प्रकार की पतरी को बनाने के लिए अगर आप अलग अलग धातु का यूज करोगे तो उसमें गोल्ड एक ऐसी धातु है जो इतनी पतली जो है वो बनाई जा सकती है पीट पीट करके। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जो सोने का जो एक बिस्कुट होता है ना, आपका देखा होगा बिस्कुट आपने, है ना, उस बिस्कुट को पीट पीट करके आप टेनिस कोर्ट जितना बड़ा एरिया उसका पतला करके आप पूरी पतरी बना सकते हैं पूरा। इतनी उसमें ड्यूलिटी होती है, उसमें कैपेसिटी होती है उस चीज़ की। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि सिंगल एटम लेयर उनको चाहिए थी, इसलिए उन्होंने सोने का चुनाव किया। और एक और वजह उनकी थी, वजह क्या थी कि टारगेट शुड बी नॉन रिएक्टिव फॉर अल्फा पार्टिकल। और जो हमारा टारगेट है वो अल्फा पार्टिकल के लिए नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। यानी कि अल्फा पार्टिकल तो खुद न्यूट्रल था, हमने पहले डिक्लेयर कर दिया था। तो हमारा टारगेट भी क्या होना चाहिए, ऐसा टारगेट नहीं होना चाहिए था जो अल्फा पार्टिकल के साथ रिएक्ट करे। और आपको बताओ तो गोल्ड के पहनने का चलन हमारे बहुत पहले की सिविलाइजेशंस में देखा गया है। और आपने देखा होगा गोल्ड हमारी स्किन के साथ भी कोई रिएक्ट नहीं करता, और गोल्ड जो होता है वो और किसी मेटल के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि गोल्ड ही एक ऐसी सुटेबल जो मेटल होगी वो शायद अल्फा पार्टिकल से रिएक्ट ना करे। याद रखना, जरूरी नहीं है कि रदरफोर्ड ने जो है पहली बार ही गोल्ड का चुनाव कर लिया और उन्हें एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लिया, नहीं, ये सब हिट एंड ट्रायल होता है। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है कि एक्सपेरिमेंट कैन रिपीटेड बाय यूजिंग अदर मेटल। क्या रदरफोर्ड ने केवल गोल्ड मेटल के साथ ही केवल किया था क्या दूसरे मेटल ही रिप्लेस किया था उन्होंने? इसका आंसर यस होगा। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के अलावा भी उन्होंने दूसरे मेटल के साथ वो एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 नहीं बहुत बार उसे परफॉर्म किया। और वो कौन कौन सी मेटल थी कि यस अदर टारगेट्स आर यूज लाइक एज ए गोल्ड, कॉपर, एजी मतलब आपका जो चांदी होता है आपका, एंड एल्यूमिनियम। यानी कि गोल्ड की पतरी के अलावा भी उन्होंने चांदी की पतरी भी वहाँ रिप्लेस किया, उन्होंने वहाँ पे एल्यूमिनियम की पतरी को भी रिप्लेस किया, वहाँ उन्होंने कॉपर की पतरी को भी रिप्लेस किया, और अपने एक्सपेरिमेंट को बार बार उसमें क्या किया, अलग अलग मेटल के साथ में परफॉर्म किया। एक छोटा सा रीजन जो और है गोल्ड फॉइल एटम को लेने का, वो रीजन क्या था कि उनको उस समय तक यानी कि 1907 तक इतना अंदाजा हो चुका था उनको कि गोल्ड जो एटम है या गोल्ड जो आपका है वो बहुत हैवी है एज कंपेरेटिव टू अल्फा पार्टिकल। रिसेंटली नॉलेज के हिसाब से हम कह सकते हैं कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, जो बल्कि अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 होता है। और उसका अगर मास देखें हम अगर, ठीक है, इन वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम का मास देखें तो वो इससे बहुत ज़्यादा होता है अल्फा पार्टिकल से। तो एक हमारी थोड़ी मैकेनिक्स भी इजी हो जाती। क्या इजी हो जाएगी मैकेनिक्स हमारी कि जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से अगर टकराएगा, इन रदरफोर्ड को नहीं पता कि न्यूक्लियस है कि नहीं अंदर, उन्होंने कहा कि वो इससे जब टकराएगा तो इसमें कुछ ऐसी भारी चीज़ होगी जिससे टकरा के अल्फा पार्टिकल वापस आ जाना चाहिए था। जैसा कि अपन ने प्लंक पुडिंग मॉडल में देखा था कि अगर एटम जो है अगर पूरा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ है तो उसे टकरा के क्या होना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए। ऐसा कुछ प्रेडिक्शन रदरफोर्ड ने किया था। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाई जिंक सल्फाइड। देखो नेक्स्ट अपन जा रहे हैं कहाँ पे, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे हैं कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन आर यूज एज ए डिटेक्टर। उन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ही क्यों यूज की? क्या उनके पास और कोई ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा और कुछ कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी कि जिससे जिंक सल्फाइड को वो रिप्लेस कर पाते? वो जिंक सल्फाइड का यूज करने की जो वजह थी वो क्या थी कि व्हेन अल्फा पार्टिकल फॉल ऑन जेनरस स्क्रीन आफ्टर स्कैटरिंग क्रिएट ए फ्लैश ऑफ विजिबल लाइट दैट कन्फर्म, है ना, सॉरी गलती की मैं, ठीक है, कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल। यानी कि उनका मानना था कि जेडएनएस की स्क्रीन पर जब कोई पार्टिकल गिरता है तो वो एक चमक उत्पन्न करता है और वो चमक विजिबल रेंज की होती है, मतलब अपने 10 से पास की होती है,
क्योंकि अगर 10 से प्रकाश अगर चमक उत्पन्न नहीं करेगा स्क्रीन के ऊपर तो हम उसको कैसे देख पाएंगे। आप सोचते होंगे कि उन्होंने उसको किस प्रकार देखा होगा, तो मैं बता दूं आपको, एक सिंपल एक माइक्रोस्कोप लगा होता था, उस माइक्रोस्कोप से वो स्क्रीन को देखते थे और जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल आकर के उस स्क्रीन पे गिरता था तो वो उसके ऊपर एक चमक पैदा करता था और उस चमक पैदा करने से पता लगता था कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आकर के स्कैटर्ड हुआ है। और मैं आपसे बता दूं, जब अपन नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ेंगे कि किस प्रकार स्कैटरिंग को परफॉर्म किया गया, वहां आप इतना सरप्राइज हो जाएंगे कि क्या इस प्रकार से उन्होंने उसको परफॉर्म किया था। बुक्स में पढ़ लेना और हाथ से याद कर लेना और लिख लेना पर्याप्त नहीं होता है। उस एक्सपेरिमेंट को आप रियल लाइफ में जब फील करते हैं तब आपको आउटपुट के तौर पर नजर आता है कि किस प्रकार से वो उसको देखते थे, क्यों उन्होंने इतनी रिक्वायरमेंट्स पूरी की उसकी। तो आपको पता लग गया कि ZNS क्यों यूज किया, क्योंकि वो विजिबल लाइट का फ्लैश देता था आपको, जो हम देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई माइक्रोस्कोप इज मूवेबल। अब देखो वहां पर एक माइक्रोस्कोप यूज किया गया था, वो भी घूमने वाला यूज किया गया था ना, कि वो घूम सकता था। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग के बाद अल्फा पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में जब वो फैल रहे थे तो उनको अलग अलग एंगल से देखने के लिए मूवेबल माइक्रोस्कोप का यूज किया गया था। और एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते, जो हमारे पूरे इसका लेक्चर का जो मरहम है, जो पूरा लास्ट जो रिजल्ट है हमारा, वो क्या है कि मेरिट एंड ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की मेरिट क्या थी, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या था इसका, या फिर इसका बहुत अच्छा आउटपुट क्या था, और दूसरा इसकी ड्रॉबैक, इसकी कमी क्या थी। तो देखो मेरिट तो क्या थी कि सक्सेस टू प्रिडिक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट का जो आउटपुट क्या था कि इन्होंने न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दिया था। ये इसकी मेरिट थी, ये इसका प्लस पॉइंट था। लेकिन एक इसका नेगेटिव पॉइंट और था। वो नेगेटिव पॉइंट क्या था कि ड्रॉबैक क्या थी कि नॉट डेस्क्राइब्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबिलिटी ऑफ एटम। लेकिन ये मॉडल जो है वो न्यूक्लियस की प्रेजेंस को तो बताता है, लेकिन वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि प्लम पुडिंग मॉडल का जो पिछला लेक्चर अपन ने देखा था, उस लेक्चर में तो हमने कहा था कि एटम इज न्यूट्रल होता है और पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं और वो डिफ्यूज होकर के उसको वो न्यूट्रल कर देते हैं और एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है असल में आपके सेंटर पे है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों रिवॉल्व कर रहा है, तो वो स्टेबिलिटी की कंडीशन को किस प्रकार सेटिस्फाई करेगा, ये रदरफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स को के जो रिजल्ट्स जो निकले थे हमारे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।